मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इम्पीडेंस मैचिंग। आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इम्पीडेंस मैचिंग होती क्या है। तो पहले तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसका मतलब कि इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है। इम्पीडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस या मुज़ाहमत। आप यूँ समझ लें कि मुज़ाहमत होता है इम्पीडेंस का जो लफ्ज़ी मतलब होता है। अब ये इम्पीडेंस मैचिंग होती क्या है, ये कौन करवाता है और इसका फ़ायदा क्या होता है, आज मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ। अब होता क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी वाइब्रेशंस आती हैं, जो साउंड वेव्स आती हैं एक्सटर्नल एयर से, ये एंटर हो जाती है मिडल एयर में। अब जितनी भी वाइब्रेशन मिडल एयर में प्रोड्यूस हुई थी ना, ये सारी की सारी वाइब्रेशन कहाँ पे ट्रांसमिट हो जाती है, इन द इनर एयर। और ये किस किस के थ्रू होती है, थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ओसिक्यूलर सिस्टम। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन अब होता क्या है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, इसको एक मसल इसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है इस तरह करके, जिसने इसको स्ट्रेच किया होता है। इसका नाम होता है टेंसर टिम्पेनाई। जब वो मसल इसको स्ट्रेच करके रखता है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। या सिंपली आप याद रखें कि यहाँ पे जो साउंड वेव्स आ रही हैं वो एयर में मूव करती हुई आ रही हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर रही हैं, जिसको ऑलरेडी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंसर टिम्पेनाई ने भी स्ट्रेच किया हुआ है। तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना आसान है। लेकिन यहाँ से वाइब्रेशन जब ओसिकल्स में जाती है, और ओसिकल्स में जो पार्टिकुलरली मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो थी स्टेपीज, जिसकी फेस प्लेट क्या करती थी, फ्लूइड इन द कोकलिया जो था, इनर एयर में कोकलिया था, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती थी। तो यहाँ पे जो अब मिडल एयर तक तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गई, लेकिन मिडल एयर से जब ये इनर एयर में जाती है ना वाइब्रेशन, तो ये किस में जानी होती है, कोकलिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर वाइब्रेशन स्टेपीज ने प्रोड्यूस करनी होती है। लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो फ्लूइड होता है इसका इनर्शिया होता है ज़्यादा, यानी कि ये रेजिस्ट करता है, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने नहीं देता। इसका मतलब आप एक बात ज़हन में बिठा लें कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना आसान है, तो ये एक लो इम्पीडेंस एंटिटी है। यानी कि ये एक ऐसी एंटिटी है जिसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना आसान है, रेजिस्टेंस कम है या इम्पीडेंस कम है। जबकि कोकलिया और इसका फ्लूइड सिस्टम जो है, ये एक ऐसी एंटिटी है जिसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट है या इसकी इम्पीडेंस क्या है, ज़्यादा है। अब इम्पीडेंस मैचिंग का मतलब क्या होता है कि मैं इम्पोर्टेंट बात आपने ज़हन में ये रखनी है कि जितनी वाइब्रेशन मिडल एयर में प्रोड्यूस हुई है ना, सारी की सारी वाइब्रेशन इनर एयर को ट्रांसमिट हो जाती है। यानी कि जितनी वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को मिलती है ना साउंड वेव्स के थ्रू, वो सारी की सारी वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से किसको ट्रांसमिट होनी होती है, इनर एयर को। अब देखें, सारी की सारी वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इनर एयर में जा सकती है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टेंस को किसी तरीके से अगर ओवरकम कर लिया जाए, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में तो वाइब्रेशन आसानी से प्रोड्यूस हो गई, लेकिन आगे फ्लूइड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट है। किसी तरीके से हम क्या करें कि ये जो फ्लूइड है इसकी रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लें ताकि इसमें आसानी से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाए। तो फिर क्या होगा कि ये सारी की सारी वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इनर एयर तक ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो ये हम करते क्या है कि हम फोर्स जो है स्टेपीज़ की, जो फोर्स फ्लूइड को डिस्टर्ब करती है, हम वो क्या करते हैं कि स्टेपीज़ की फ़ोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। स्टेपीज़ जब बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ये फ्लूइड को डिस्टर्ब करेगी तो फिर जो रेजिस्टेंस फ्लूइड प्रोवाइड कर रहा था वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, उसको ओवरकम किया जा सकता है। इस तरीके से क्या होगा कि जितनी आसानी से रेजिस्टेंस वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई, उतनी आसानी से यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ज़्यादा थी, लेकिन हमने फोर्स ऑफ द स्टेपीज़ जो है इसको बढ़ा के इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करके इस साइड की रेजिस्टेंस के बराबर कर दिया, ये इस साइड की इम्पीडेंस के बराबर कर दिया। जब दोनों साइडों की इम्पीडेंस सेम होगी तो जितनी आसानी से वाइब्रेशन यहाँ प्रोड्यूस होगी उतनी आसानी से यहाँ प्रोड्यूस होगी। इसको कहते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। अब इम्पीडेंस मैचिंग का मैकेनिज्म क्या है? सिंपली फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, या सिंपली आप यूँ समझिए फोर्स जो है ना ऑफ द मूवमेंट ऑफ द स्टेपीज, इसको बढ़ा के रेजिस्टेंस इस साइड की जो इसको कम करके इसके बराबर कर दिया जाता है। लेकिन ये फोर्स बढ़ती कैसे, इसके दो मैकेनिज्म है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ द इम्पीडेंस क्या होता है। पहला मैकेनिज्म ये होता है कि यहाँ पे आप देखें कि ये है हमारे पास पड़ी हुई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ क्या पड़ी थी, ये यहाँ पे इस तरह करके हैंडल पड़ा होता है मेलियस का, और मेलियस के बिल्कुल साथ कौन सी बोन पड़ी हुई थी, इस तरीके से करके इनकस, यूँ समझ लें आप, इस तरीके से इनकस पड़ी होती है, और इनकस के साथ जुड़ी होती है किसकी, स्टेम जुड़ी होती है स्टेपीज़ की, और स्टेपीज़ फिर किस में इंटर्न धसी हुई होती है, इन द ओवल विंडो। मैंने अभी आपको बताया था ये ओवल विंडो में इस तरीके से धसी हुई होती है, और यहाँ पे सारा क्या पड़ा हुआ होता है, फ्लूइड पड़ा हुआ होता है। अब होता क्या है कि वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से किसको मिल रही है, इसको मिल रही है स्टेपीज़ को। होता क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का साइज़ जो होता है ना, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लेट्स सपोज, इसका साइज़ जो होता है ये होता है 55 मिलीमीटर स्क्वायर। जबकि जो ये छोटी सी स्टेपीज़ है, यूँ समझ ले डॉट मैंने लगाया, इसका साइज़ होता है 3.2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि जो साइज़ ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये 17 फोल्ड बड़ा होता है किससे, इससे स्टेपीज़ से।
यूँ समझ लें कि अगर ये स्टेपीज़, एक डॉट को मैं स्टेपीज़ कह रहा हूँ, तो इस तरह के तकरीबन 17 डॉट बने जाके फिर कहीं जाके एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनती है। इसका मतलब जब साउंड वेव आके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करती हैं, तो यूँ समझ लें आपके ये 17 डॉट जो हैं ये सारे के सारे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि सारी की सारी वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से किसको मिल जाती है? स्टेपीज़ को। तो आप यूँ समझ लें कि ये 17 के 17 डॉट्स की वाइब्रेशन ये सिंगल एक छोटे से डॉट को मिल जाती है। जब इस 17 डॉट्स की वाइब्रेशन इतने छोटे से डॉट को मिलेगी, ये तो डेफिनेटली बहुत फोर्सफुली वाइब्रेट करेगा। जब ये फोर्सफुली वाइब्रेट करेगा तो इसकी फोर्स, जिस फोर्स से ये फ्लूइड को डिस्टर्ब करना चाहता था, वो तो फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से, क्योंकि साइज़ जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का 17 फोल्ड ज़्यादा होता है, इतनी बड़े स्ट्रक्चर की इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन इतने छोटे से स्ट्रक्चर को मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इसकी जो फोर्स है, मूवमेंट की फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड को फोर्सफुली डिस्टर्ब कर सकता है और आसानी से वाइब्रेशन इन द फ्लूइड प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इस तरीके से फोर्स कितने फोल्ड बढ़ गई? 17 फोल्ड बढ़ गई हमारे पास फोर्स। पहला मैकेनिज़्म, इस मैकेनिज़्म से फोर्स हमारे पास कितने फोल्ड बढ़ गई? 17 फोल्ड। मैकेनिज़्म नंबर 2 क्या होता है? मैंने आपको ये भी बताया था कि जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो बिल्कुल इसके साथ पड़ा होता है हैंडल ऑफ द मेलियस। हैंडल ऑफ द मेलियस पड़ा होता है और मेलियस के साथ बिल्कुल पड़ी होती है हमारे पास इनकस, इस तरीके से, और इनकस के साथ पड़ी होती है यहाँ पे छोटी सी हमारे पास स्टेपीज़। अब होता क्या है कि जितनी वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को मिली है ना, इसने सारी की सारी किसको दे दी? मेलियस को दे दी। अब वाइब्रेशन जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस हो रही थी, वो वाइब्रेशन असल में क्या थी? मैकेनिकल एनर्जी थी। इसका मतलब जितनी मैकेनिकल एनर्जी साउंड से मिली इसको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, इसने सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी किसको प्रोवाइड कर दी? इसने प्रोवाइड कर दी हमारे पास इसको, मेलियस को। मेलियस ने ये एनर्जी जब ली तो मेलियस क्या हुआ? वाइब्रेट करने लगे अपनी जगह से, जो इसकी एम्पलीट्यूड था इतना था। आप अज्यूम ये कर लें कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था, इसकी वाइब्रेशन से जो मैकेनिकल एनर्जी मेलियस को मिली है ना, इस मेलियस को, ये लेट्स सपोज 1 जूल थी। 1 जूल की वजह से ये जो मेलियस है इतना वाइब्रेट कर गई, यानी इसका इतना डिस्प्लेस हो गया। अब ये सारी की सारी एनर्जी जो मेलियस ने ली है, ये सारी की सारी किसको दे दी? इसने इनकस को, और इनकस से अल्टीमेटली किसको मिल गई? स्टेपीज़ को। इसका मतलब अगर इसने 1 जूल एनर्जी इससे, लेट्स सपोज सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ली थी, तो ये 1 जूल एनर्जी इसने सारी की सारी स्टेपीज़ को दे दी। तो असूलन अगर 1 जूल एनर्जी लेके मेलियस इतना डिस्प्लेस हुआ है तो स्टेपीज़ को भी तो इतना डिस्प्लेस होना चाहिए था, लेकिन असल में होता ऐसा नहीं है। स्टेपीज़ कितना डिस्प्लेस होता है? स्टेपीज़ डिस्प्लेस होता है इतना, इतना, यानी स्टेपीज़ इससे कम डिस्प्लेस हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 जूल से तो इतना डिस्प्लेस होना चाहिए था, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी इसने मेलियस से ले ली है, जितनी मेलियस एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा था। तो लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस इसने क्यों कम मूव किया है? उसकी वजह ये होती है कि आप यूँ अज्यूम कर लें कि डिस्टेंस अगर इसने कम मूव किया है तो इसका मतलब ये है कि इसने एनर्जी भी कम यूज़ की है। 1 की बजाय आप यूँ समझ लें कि 0.75 जूल एनर्जी इसने यहाँ पर यूज़ की। लेकिन ली इसने 1 जूल ही थी, किससे? मेलियस से, लेकिन उसमें 0.75 जूल एनर्जी इसने डिस्प्लेस होने के लिए यूज़ कर ली। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी 0.25 जूल एनर्जी कहाँ पे गई? ये हमारे पास जो बाकी एनर्जी बचेगी ना, 0.25 जूल, 0.25 जूल जो बाकी एनर्जी बची है, ये एनर्जी क्या करेगी? इसको डिस्प्लेस नहीं करवाएगी, लेकिन इस स्टेपीज़ के अंदर ही स्टोर हो जाएगी। जब इसके अंदर ही स्टोर होगी तो क्या करेगी? इसकी फोर्स ऑफ द मूवमेंट को बढ़ा देगी 1.3 फोल्ड। तो यूँ समझ लें कि 1 जूल एनर्जी इसने मेलियस से ली थी, उसमें से इसने 2 काम किए कि 0.75 जूल एनर्जी यूज़ करके ये डिस्प्लेस हुआ, थोड़ा सा कम, किससे? मेलियस से। लेकिन बाकी जो 0.25 जूल एनर्जी बची थी, इसने क्या किया? इसके अंदर स्टोर हो गई और इसकी फोर्स को कितने फोल्ड बढ़ा दिया? 1.3 फोल्ड। तो 17 फोल्ड साइज़ की वजह से इसकी फोर्स बढ़ गई, और 1.3 फोल्ड ड्यू टू द ये डिस्प्लेस होने की वजह से, और इसने अपने एनर्जी जो एब्जॉर्ब की है उसकी वजह से। तो ओवरऑल अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो फोर्स कितने फोल्ड बढ़ गई है? 22 फोल्ड फोर्स बढ़ गई है। तो ये 22 फोल्ड फोर्स बढ़ गई। तो अभी अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, वही बात हो गई कि यहाँ पे रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कम थी, आसानी से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गई थी। यहाँ पे फ्लूइड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट था, तो इसको हमने, इसकी इम्पीडेंस को कैसे ओवरकम किया? हमने इस साइड की जो इम्पीडेंस को कैसे कम किया? 22 फोल्ड जो है वो फोर्स को बढ़ा दिया। अब 22 फोल्ड ज़्यादा जब फोर्स है, फोर्सफुली स्टेपीज़ इस फ्लूइड को डिस्टर्ब करेगी तो आसानी से वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की जो रेजिस्टेंस हाई थी, 22 फोल्ड फोर्स बढ़ा के हमने इसको इस साइड की इम्पीडेंस के बराबर कर दिया। तो दोनों साइडों की इम्पीडेंस बराबर हो गई, जितनी आसानी से वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी उतनी आसानी से यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो सारी की सारी वाइब्रेशन मिडल एयर से इनर एयर में ट्रांसमिट हो गई। इसको कहते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग कितने % चाहिए होती है हमें? जब 300 से 3000 हर्ट्ज़ की हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन आती है ना, तो इसमें तकरीबन 50 से हमें चाहिए होती है 50 से 75% इम्पीडेंस मैचिंग इसमें रिक्वायर होती है। तो ये सारा था इम्पीडेंस मैचिंग। अगर आपको कोई क्वेरी आप मेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।